This is statistical mechanics. This is statistical mechanics. Statistics always work in a large number. Statistical mechanics का मतलब क्या होता है? Statistics क्या होता है? ये large number के साथ काम करता है. I'm revising the lecture, okay? So थोड़ा सा fast speed में जाऊंगी. So Khushi, you have to concentrate when I'm speaking something. So I said that there are 50 molecules here. 50 molecules के पास कितना speed है? 6 मीटर पर सेकेंड का speed है. But क्या होता है? When I talk about 50 molecules over here, मेरे पास मैं हर एक मॉलिक्यूल को देख नहीं सकती और उनका स्पीड काउंट नहीं कर सकती, तो मैं रेंज के साथ जाती हूँ. सो आई विल से दैट देयर आर, डोंट टेक दिस लाइन, टेक दिस लाइन, देयर आर 50 मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अ रेंज ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड. मतलब 50 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्पीड v से v प्लस dv के बीच में एग्जिस्ट करता है. v is 5 and v plus dv is 6. सो बताओ dv कितना होगा बच्चों? What will be dv? 1 meter per second. 1 meter per second. खुशी कुछ समझा? Yes, ma'am. सो यही जो ग्राफ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का, इसी ग्राफ को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के ग्राफ से जाना जाता है. सो आप कभी भी, अब जब आप स्टैटिस्टिक पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है कलेक्टिवली, जैसे कि कोवैक्सीन या जो कोविशील्ड दिया जा रहा है वो लोगों के ऊपर कैसा असर डाल रहा है, वो आप एक एक पर्सन को जाके नहीं पढ़ते, आप ग्रुप ऑफ पर्संस को पढ़ते हो कि अच्छा कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन पर उसका असर अच्छा नहीं हुआ है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसपे उसका असर अच्छा हुआ है, पर 90% लोगों पर असर अच्छा हुआ है, तो मतलब उसका बिहेवियर 90% के हिसाब से देखा जाएगा. वैसे यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल्स का, लाइक देयर आर 5 पार्टिकल्स, 6 पार्टिकल्स, 7 पार्टिकल जिनकी स्पीड कम है, बट सबसे मैक्सिमम स्पीड जो है वो जो है ये 5 to 6 के बीच में रेंज कर रही है. तो मतलब मोस्ट ऑफ द जो आपका सिस्टम होगा वो 50 के हिसाब से चलेगा, ना कि ये छोटे नंबर ऑफ नंबर्स के साथ. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा खुशी? Yes. ओके. नाउ नेक्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. सी ये सब चीजें मैं क्यों रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि इन चीजों की जरूरत हमको आगे बढ़ने वाली है. अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको ये चीज नहीं आती है तो वो आगे की चीजों को समझ ही नहीं पाएगा कि चल क्या रहा है. सो दैट इज द रीजन आई एम रिवाइजिंग फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर खुशी. ऑफ कोर्स वो नहीं थी या जो भी लोग नहीं थे उन सबके लिए ये रिवीजन है. तो आपको बोलना है अगर आपको नहीं समझा कि मैम नहीं समझ में आया, हम नहीं थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है? सो प्लीज स्पीक आउट. तो मुझे समझेगा कि अगर नहीं समझा तो मैं वापस समझाऊंगी, क्योंकि इन चीजों की जरूरत मैं पूरे चैप्टर में यूज करने वाली हूँ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को. सो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पार्टिकल, रैंडम मूविंग पार्टिकल्स, ओके, और वो रैंडम मूविंग पार्टिकल जो है वो कौन से भी डायरेक्शन में जा सकता है. इट कैन गो इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस, राइट? इट कैन गो इन एक्स, इट कैन गो इन वाई, इट कैन गो इन जेड. सो उसके पास 3 कंपोनेंट्स है डायरेक्शन के, वी एक्स, वी वाई, वी जेड. समझ रहे हो व्हाट इज सेड? सो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि जितनी प्रोबेबिलिटी उसकी यहाँ जाने की, उतनी प्रोबेबिलिटी यहाँ जाने की भी है और उतनी प्रोबेबिलिटी यहाँ जाने की भी है. मतलब तीनों डायरेक्शन में, in all the direction it will have a kinetic energy. So the kinetic energy of that particle is given by half mvx square, that is kinetic energy in the x direction, half mvy square, that is kinetic energy in the z direction, and half mvz square, that is kinetic energy in the z direction, x, y, z respectively. अब इसको जब मैंने, अगर आपको याद हो पीछे हमने एनर्जी पर मॉलिक्यूल देखा था, सो इट वाज 3/2 kBt. याद है कुछ? Yes. Remember, Kushi, do you remember this? Yes, ma'am. Energy per molecule was 3/2 kBt. Now this 3/2, what does this explains? This explains that कि half kBt is there in the x direction, half kBt is there in the y direction, and half kBt is there in the z direction. So अब अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, दैट विल बी 3/2 kBt. 2 kBt. समझ में आया ये सबको? Yes. Yes, ma'am. हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल विल हैव अ half kBt of energy, and this energy will totally depend on the temperature of the molecule, because half and kb is a constant value. So if you increase the temperature, the kinetic energy of the particle in each of the direction will increase. समझ में आ रहा है what I said? समझा? Yes. 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 And then next we started with
the next part that we started with was a degree of freedom. अब यहाँ से ये इक्विपार्टीशन के बाद जो बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, that is degree of freedom. ये मैंने काफी अच्छे से लास्ट टाइम समझाया था, बट ठीक है वापस देखो, जिसको हम DOF के नाम से भी जानते हैं. व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? फॉर एग्जाम्पल, जो लोग नहीं थे उनको आंसर करना है, जो थे उनको आंसर नहीं करना है. यहाँ पर इफ आई कीप दिस पार्टिकल ओवर देयर, ये एक छोटा सा पार्टिकल है. सी जो भी एब्सेंट है मैं सबके लिए बोल रही हूँ, नॉट पर्टिकुलरली फॉर एनीवन, क्योंकि आई थिंक लास्ट लेक्चर नॉन बायो वालों का हुआ था. नॉन बायो वाले नहीं थे लेक्चर्स में, तो हो सकता है आपने मैसेज लेट देखा हो या वॉट एवर मे बी द रीजन. यू हैव टू स्पीक इट आउट. खुद से बोलो कि मैम हम लोग बायो थे, हमारा मिस हो गया. जो भी मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वो सारा रिवीजन में आज ले रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपका कुछ मिस हुआ है. तो आपको स्पीक आउट करना है सामने से. आई कीप दिस मॉलिक्यूल ओवर हियर. This is okay. There are 3 dimensions, right? 3-dimensional world, 2-dimensional world, and 1-dimensional world. 3 dimension क्या होता है बच्चों? बोलो. What is 3 dimension? X, Y, Z. XYZ axis. Yes, X, Y, Z X, axis. Y, Z. What is 2 dimension? XY X and axis. Y, Direction. X and Y और Y and Z, कोई भी 2 direction. 2 Yes. dimension. Is 1 dimension? Straight line. Straight line. Straight line. One So axis. tell me, this paper is a 2 dimension or a 1 dimensional? Dimension. 2 dimension. पेपर इज अ 2 डायमेंशनल. आप ऊपर की तरफ लिख सकते हो और आप बाजू की तरफ लिख सकते हो. ओके, सो आई एम कीपिंग दिस मॉलिक्यूल इन अ 2 डायमेंशनल वर्ल्ड. मैंने ये मॉलिक्यूल बाहर अंदर नहीं जा सकता. लेट्स अज्यूम, हाँ, ये मॉलिक्यूल इस पेपर पे ही घूम सकता है. तो आप मुझे बताओ खुशी कि इस मॉलिक्यूल के जाने के डायरेक्शंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, या जो भी एब्सेंट था वो बताओ कि आपको इंडिपेंडेंट मोशन बताना है. इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस. इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस का मतलब होता है कि उस डायरेक्शन को सिर्फ आप उसी तरफ देखकर उसको बता सकते हो, उसको दूसरे डायरेक्शन की मदद से नहीं बताना है हमको. इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर वो डायरेक्शन आप जब बोल रहे हो तो आपको सिर्फ उसी को देखना है, आप किसी और डायरेक्शन से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सो व्हाट विल बी द डायमेंशंस, व्हाट विल बी द डायरेक्शन जिसमें ये पार्टिकल जो है ये मूव कर सकता है? टेल मी. हाँ, कौन से ऊपर की तरफ जा सकता है? यस, एक्स एंड वाई डायरेक्शन. मतलब अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो मैं ऊपर की तरफ देखकर ये नहीं बता सकती कि आगे कैसे जा रहा है. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? और जब ये इस तरफ जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं अगर सामने देखूं कि मैं सामने ही देख रही हूँ और कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्या वो ऊपर की तरफ कैसे जा रही है? कैन आई एक्सप्लेन दैट? मतलब मुझे जिस डायरेक्शन को बताना है मुझे उसी डायरेक्शन को देखना पड़ेगा. बट अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो मैं इसको समझा, मैं इसको वाई ले रही हूँ, इसको एक्स ले रही हूँ, मैं इसको इसके हेल्प से समझा सकती हूँ और मैं इसको इसके हेल्प से भी समझा सकती हूँ. राइट? इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं. कुछ याद आ रहा है? कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ समझा खुशी? मतलब ये जो डायरेक्शन है, अगर समझो, मैंने सिर्फ तुमको ये बोला कि मुझे ये बताओ कि ये पार्टिकल कितने डायरेक्शन में मूव हो सकता है, तो आपने 2 डायरेक्शन बोला मैम, वाई और एक्स. मतलब जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है मैं सामने देखकर ये नहीं बता सकती कि वो ऊपर कैसे जा रहा है, या वो जब सामने की तरफ जा रहा है तो मैं ऊपर देखकर ये नहीं बता सकती कि वो कैसे जा रहा है. बट अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस डायरेक्शन, मैम ये सारे डायरेक्शन में तो भी तो जा सकता है. बट अगर जब मैं किसी एक एंगल के डायरेक्शन में की बात करूं तो आपको याद होगा कि जब कोई भी चीज एक एंगल में जाती है हम उसको वाई और एक्स एक्सिस के हेल्प से लिख सकते हैं रिजॉल्व करके. याद है? Yes. मतलब ये इंडिपेंडेंट मोशन नहीं है, इसके बारे में मैं इसके हेल्प से और इसके हेल्प से समझा सकती हूँ. तो समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इंडिपेंडेंट डायरेक्शन. मतलब इंडिपेंडेंट मतलब उनका कनेक्शन किसी और डायरेक्शन से डायरेक्ट नहीं है, आप उनका कनेक्शन दे ही नहीं सकते, उनके हेल्प से आपको बाकी चीजें समझानी पड़ती है. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. So degree of freedom for this particular molecule in this 2 dimension is 2. एक मिनट रुको. ठीक है, समझा आपको ये? अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को मैं 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में ले आऊं तो बोलो बच्चों कितना होगा?
डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3. 3. 3. अब सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. 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 ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Now, while this was about a degree of freedom in on a paper. अब पहले हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में. ऑलमोस्ट वही है जो हमने पीछे देखा है. एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब सिंगल एलिमेंट्स लाइक हीलियम, लिथियम, ये सिंगल पर प्रेजेंट होते हैं. तो व्हेन आई टॉक अबाउट मोनो एटॉमिक गैसेस जो सिंगल प्रेजेंट होते हैं, अगर मैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, अगर मैं उनकी DOF की बात करूं, तो मुझे बताओ इन 3 डायमेंशनल वर्ल्ड ये एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शंस में मूव कर सकता है इंडिपेंडेंटली? 3. इंडिपेंडेंटली आप कितने डायरेक्शंस के बारे में समझा? 3. 3. फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस 3. 3. ये समझा सबको? Yes. Yes. जो लोग उस दिन एब्सेंट थे या जो लोगों का लेक्चर मिस हुआ है उनको क्लियर हुआ है कि हमने क्या पढ़ा लास्ट लेक्चर में? Yes, ma'am. Yes. ओके. अब हम डायटोमिक के बारे में जरा डिटेल में पढ़ेंगे. लास्ट टाइम मैंने डायटोमिक स्टार्ट किया था बट कुछ खास नहीं पढ़ाया था, तो इतना हमको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद डायटोमिक. बहुत ध्यान से समझो. डायटोमिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, आई नो, होना है वो कंफ्यूजन, और आना चाहिए. जो बच्चा मुंह बंद करके बोल दे कि अरे मुझे सब समझ रहा है, उस बच्चे को कुछ नहीं समझ रहा है. दिस इज फिजिक्स. फिजिक्स में ऐसा स्टेटमेंट है, व्हेन यू से यू नो एवरीथिंग यू डोंट नो एनीथिंग. सो इवन आई कैन से दैट आई डोंट नो एनीथिंग. मैं ऐसा कमेंट नहीं पास कर सकती कि मुझे फिजिक्स में सब कुछ आता है. ठीक है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स यू नो लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, N2. नाइट्रोजन, N2 एंड मेनी मोर मॉलिक्यूल्स. जो भी 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाए दैट कम्स इनटू डायटोमिक. बट ये कंपलसरी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये कभी मोनो एटॉमिक कंडीशन में रहते ही नहीं. ठीक है, इसलिए मैंने इनका एग्जांपल सामने रख दिया. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. अब ये मेरे 2 मॉलिक्यूल्स हैं. अब डाई एटॉमिक है मतलब ऑफ कोर्स अगर 2 ऑक्सीजन है तो जब ये दोनों साथ में रह रहे हैं तो इनके बीच में एक थोड़ी सी बॉन्डिंग होगी. Yes. अब इनको मैं रख रही हूँ एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन पे रखा है मैंने इनको. ब्लर नहीं है ना बच्चों? No. No, ma'am. This is x, this is y. I'm taking this axis as y and this is z. See, तुम लोग चेंज कर सकते हो. एक्सिस हमारा खुद का बनाया हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है एक्सिस. भगवान ने बना के नहीं भेजा है. तो यू कैन टेक x as any of the direction, y as any of the direction and z as any of the direction. That is not a big deal. ठीक है, सबसे पहला मोशन डिस्कस करते हैं इसका. We'll discuss the first motion of this particular particles. क्या होगा सबसे पहला? ये पूरे दोनों के दोनों उठ के z डायरेक्शन में जा सकते हैं, दोनों के दोनों उठ के x डायरेक्शन में जा सकते हैं, और दोनों के दोनों उठ के y डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ सकते हैं. राइट? Yes. 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 तो ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन मोशन है. राइट? x डायरेक्शन में मूव होना, z डायरेक्शन में मूव होना, y डायरेक्शन में मूव होना. सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन. Translational राइट? motion. ट्रांसलेशनल मोशन. तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होने वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम को ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है. सो वो कितना है, कितना हो गया वो? 3. 3. अच्छा बच्चों, अगर एक बात बताओ, अगर मैं ये 2 डायमेंशन में लेती तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता? 2 आता 2. सबको क्लियर हो रहा है? खुशी क्लियर है Yes. क्या? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब ये समझना थोड़ा सा टफ है. ठीक है, इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि चीजें कैसी चल रही है. बच्चों एक बात समझो, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ना देखने के लिए बहुत ऐसा लग रहा है कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, पर इसके हेल्प से इतनी बड़ी बड़ी मैकेनिक्स प्रूफ की गई है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में प्रूफ किया गया है. जो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स 1.5 पन्नों का सम करवाता है वो 15 मिनट में सॉल्व करता है उस सम को बाय यूजिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम. बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट डिस्कवरी है ये फिजिक्स का, ऐसा बोल सकती हूँ मैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ दिस आर 2 मॉलिक्यूल्स बच्चों.
ठीक है, इनका रोटेशन होगा, ये एक एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर सकते हैं, दे कैन रोटेट अक्रॉस सम एक्सिस। पहला रोटेशन मैं जो बोल रही हूँ वो कुछ ऐसा बोल रही हूँ। कौन सा प्लेन में एक रोटेट हो रहा है? व्हाट इज द प्लेन? XY plane. XY plane. पहला रोटेशन हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, कुछ इस Yes. तरीके से यस मैं समझा। दिख रहा है। Yes. यस दूसरा रोटेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है, Yes. यस YZ. YZ plane. वाई जेड प्लेन में। खुशी कुछ समझा? बड़े सेट Yes, खुशी, ma'am. फर्स्ट रोटेशन सी, खुशी नहीं समझ में आया तो बोलना है, रुकना नहीं है, सबके लिए है ये, नॉट ओनली फॉर खुशी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। सी, होमवर्क के लिए डरना अपनी जगह पे है कि मैम चिल्लाएगी डांटेगी, या हम लोग कुछ पीछे का पढ़ के नहीं आए तो मैम डांटेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पीछे का भी मैं कुछ समझा रही हूँ और वो पीछे का यूज हो रहा है और आपको क्लिक नहीं हो रहा है, आप नहीं पढ़ के भी आए हो, प्लीज पूछो, दैट इज व्हाट आई कैन से द मोस्ट, क्योंकि मैं नॉलेज डिलीवर कर सकती हूँ, यही काम है मेरा। समझ में आ रहा है? सो डरना अपनी जगह पर है और पूछना अपनी जगह पे है। सो प्लीज मेक इट क्लियर। मैंने कहा कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रोटेट हो सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ रोटेट हो सकते हैं? इंडिपेंडेंटली। हमको ये बात दिमाग में रखनी है कि इंडिपेंडेंट मोशन होना चाहिए। अगर मैं उस मोशन को किसी एक्सिस के हेल्प से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो फिर वो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं होगा। सो फर्स्ट, अब मैम हम लोग यहाँ पे भी तो इसको एक्स वाई के हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने इसका अभी तक इक्वेशन नहीं लिखा है। एक बात बच्चों समझो, जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे वो एक अलग दुनिया चली जाती है। ट्रांसलेशनल मोशन से रोटेशनल मोशन एक अलग दुनिया में चला जाता है, उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ता है सब कुछ। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल हैंड इन हैंड नहीं चलते। हाँ, दोनों एक साथ हो सकते हैं पर दोनों को अलग अलग सिस्टम में जाके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दोनों में पार्टिकल का बिहेवियर अलग होता है। समझ रहे हो? जैसे कि जब आप पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि ट्रांसलेशन मोशन में आप जिसको मास बोलते हो, जिसको आप सिर्फ मास के नाम से जानते हो, रोटेशनल मोशन में जाने के बाद आप उसको इनर्शिया के टर्म से पढ़ना स्टार्ट करोगे या कुछ और टर्म्स यूज करोगे। समझ में आ रहा है? सो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन एक अलग अलग सिस्टम में काम करता है। ये बात समझने की कोशिश करो, अभी से समझने की कोशिश करो। आपका जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तब आपको समझ में आएगा कि रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन बहुत ज्यादा वेरी करता है आपके ट्रांसलेशनल मोशन से। हाँ, चीजें एनालॉगी हो सकती है कि ठीक है ये ट्रांसलेशन में जो काम ये करता है ट्रांसलेशन में वैसा कुछ अलग सिस्टम है जो रोटेशन में काम करता है, बट दोनों सेम नहीं होते, दोनों में पार्टिकल का बिहेवियर बहुत सेपरेट हो जाता है। जैसे अगर आपको याद हो, ट्रांसलेशनल मोशन में हम फोर्स की बात करते हैं, बट रोटेशनल मोशन में हम फोर्स की जगह किसकी बात करते हैं बच्चों? Torque. टॉर्क की बात। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यस सो रोटेशनल का सिस्टम ही चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। पहला मैंने रोटेशन किसके अक्रॉस बोला? कौन से एक्सिस के अक्रॉस? दिस वाज अक्रॉस XY. एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस, राइट? और दूसरा रोटेशन आप ये वाला दीवार देखो, किसके अक्रॉस हो रहा है? YZ. अब मुझे बताओ कोई और ऐसा रोटेशनल मोशन है क्या? कोई और ऐसा डायरेक्शन है, कोई ऐसा प्लेन है जिसको में क्यों नहीं हो सकता रोटेट करवा सकते हो? मैम? XZ. एक्स एक्सिस में XZ में क्यों नहीं हो सकता? मैं वही तो बोल रही हूँ, आप मुझे करके बता दो ना। आई एम सेइंग क्या, मुझे करके बता दो। मैंने कुछ कमेंट नहीं पास किया कि नहीं हो सकता। सी, मेरे मॉलिक्यूल्स, तुम लोग एटम्स के साथ डील कर रहे हो तो तुम लोग समझ जाओ कि तुम लोग कितनी छोटी चीज के साथ डील कर रहे हो। उसके बाद तुम इमेजिन करो और मुझे बता दो कि ठीक है मैम मुझे एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस करके दे दो। सॉरी, एक्स वाई प्लेन तो हो चुका हमारा, एक्स वाई और वाई जेड प्लेन हो चुका। एक्स जेड प्लेन का आप मुझे बता दो, मैं कैसे करूँ, मैं उस हिसाब से कर दूंगी। मैं खुद मैम आपको बोलूंगी, आप YZ लोग के वजह से YZ के अलावा XZ में होगा ना, क्योंकि वो मॉलिक्यूल का दो लोब से ना वो मतलब वो YZ और XZ प्लेन में रहा करते हैं। ठीक है, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन मतलब कैसा बोल रहे हो? ऐसा बोल रहे हो? इस डायरेक्शन में बोल रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन? ऐसा कुछ रोटेशन बोल रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन? यस मैम। बट इफ अगर आपको याद हो ये जो एंगल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, क्या मैं इसको इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस के हेल्प से समझा नहीं सकती? समझा सकते हैं। यस इंडिपेंडेंट हुआ नो। तो वो इंडिपेंडेंट हुआ यस ही मैम, नहीं। समझा। तो जो चीज इंडिपेंडेंट है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंसीडर नहीं करनी है हमको।
तो हमारा रोटेशन जो हमको दिख रहा है सामने से वो सिर्फ कौन से प्लेन में पॉसिबल है इंडिपेंडेंटली, एक्स वाई और X, Y and YZ. YZ. तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया पार्टिकल का? 2. तो अब यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर रोटेशनल का वो फिर से बताओ ना एक बार. मैम रिपीट करो ना रोटेशन. मैम वो XZ में क्यों नहीं हो सकता, और रिपीट करो ना फिर से. बेटा क्या होता है कि जब सी आपको इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको इंडिपेंडेंट मोशन की रिक्वायरमेंट है। आप एग्जैक्ट डायरेक्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो बाकी के अक्रॉस से बाय टेकिंग एन एंगल थीटा। आप खुद इमेजिन करने की कोशिश करो, यू ट्राई टू इमेजिन फ्रॉम योरसेल्फ, आप खुद से इमेजिन करो। ये मैंने आपके सामने ये पेंसिल रख दिया, आप मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ आपके हिसाब से। कैन यू सी माय पेंसिल? स्टिल आई जस्ट वांट यू टू सी द होल पेंसिल। कैन यू सी माय पेंसिल? अब ये Yes. पेंसिल देखने के बाद मैं रोटेशन कर रही हूँ, आप एक डायरेक्शन को एक्स ले लो, एक डायरेक्शन को वाई ले लो, एक डायरेक्शन को जेड ले लो। ये डायरेक्शन में एक्स ले रही हूँ टुवर्ड्स द राइट साइड, बाहर का डायरेक्शन में जेड ले रही हूँ ऊपर की तरफ, ऊपर का डायरेक्शन में जेड ले रही हूँ और बाहर का डायरेक्शन में वाई ले रही हूँ। पहला रोटेशन देखो किसके अक्रॉस हो रहा है, ये रोटेशन किसके अक्रॉस हो रहा है? XY. XY. डन, एक्स वाई के अक्रॉस हो रहा है। दूसरा Yes. रोटेशन कर रही हूँ मैं YZ. YZ. वाई जेड। अब आप मुझे बोल रहे हो एक्स जेड का डायरेक्शन, मतलब ये एक्स है और ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, यही प्लेन है, Yes. प्लेन है। अब उसके अक्रॉस आप रोटेट करो, क्या दिख रहा है आपको? कुछ अलग दिख रहा है क्या? कुछ अलग मोशन दिख रहा है क्या? Oh. सेम दिख रहा है. Motion. समझ में आ रहा है? यू आर लिविंग इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। आप अपने रूम का दीवार कंसीडर कर लो, अपने रूम को देख लो, रूम के किसी एक्सिस को पकड़ लो और रोटेशन के बारे में सोचो। मुझे पता है एक्सेप्ट कर पाना इतना इजी नहीं है, इसीलिए मैं बार बार इस पॉइंट पर रुक जा रही हूँ कि मेरे को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते मैं आगे जाके फायदा नहीं, आपका मैम, परसेप्शन नहीं होगा। बोलो मैम वो XZ एक्स की एक्सिस जगह- में ही रोल नहीं हो सकता क्या? कैसा? ऐसा यस. ऐसा बोल रहे हो? ये पार्टिकल कितना पतला है? यू आर टॉकिंग अबाउट एटम्स राइट? यस. तो उसके अक्रॉस ही वो रोटेट होगा तो वो कैसा दिखेगा? वो ऐसा लगेगा अपने पॉइंट पे ही मूव हो रहा है, पे. यस. Yes. वो अपने Yes. पॉइंट पे ही मूव हो रहा है, ऐसा लगेगा। उसका तो कोई उस चीज के अक्रॉस तो उसका कोई यही नहीं है। आप यही रोटेशन, अब आप देखो, आप रोटेशन देखो, आप अगर मैं इसी जगह पे रोटेट करूं तो ये एक्स जेड एक्सिस के अक्रॉस दिखेगा मुझे। अगर मैं इसी पॉइंट के अक्रॉस इसको रोटेट करवाऊं तो ये एक्स जेड एक्सिस के अक्रॉस दिखेगा मुझे, पर ये मूव हो रहा है क्या अपनी जगह से? नो. No. मोशन, No. वो तो फिर स्टिल्ट मोशन है, ये तो अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम, समझा. Yes. तो ये वाला Yes. जिसके अक्रॉस मुझे एग्जैक्ट के अक्रॉस जब वो दिखेगा, एग्जैक्ट के अक्रॉस तो मुझे वो मूव होता हुआ ही नहीं दिख रहा है। एक तो वो इतना छोटा है कि वो अगर वो रोटेट भी हो रहा होगा तो मुझे नहीं पता चलेगा। सो ये मोशन तो कोऑर्डिनेट को चेंज ही नहीं कर रहा है ना, जिस मोशन की आप बात कर रहे हो। यस. यस. Yes. तो Yes. जब कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा है तो मैं कोऑर्डिनेट के बारे में बात कैसे करूं? कुछ समझ रहा है? ठीक है, यस मैम, फिर से समझा. देखो, ये छोटे छोटे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनका फर्स्ट रोटेशन ऐसा हुआ, दूसरा रोटेशन ऐसा हुआ। अब आप बोल रहे हो कि मैम एक्जेक्ट डायरेक्शन वाला रोटेशन क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने कहा कि अगर पहली बात तो तुम ये सोचो कि एग्जैक्ट डायरेक्शन में होगा कैसे। तुमने बहुत सारे बताए मैम ऐसा ले लो, अगर मैं ऐसा लेती हूँ तो भी मैं ये एक एंगल ये रोटेशन ही है पर एक एंगल थीटा पे है, तो इसको मैं दूसरे रोटेशंस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो ये तो कंसिडरेशन में आएगा ही नहीं। दूसरा, अभी किसी ने मुझे बोला कि मैम एक काम करते हैं, इस मॉलिक्यूल को एग्जैक्ट प्लेन में लेके जाते हैं। ठीक है, अगर अब ये मैम ये ऐसा रोटेट करे तो ये किसी एक्सिस के अक्रॉस तो पहली बात रोटेट हो ही नहीं रहा है, ये तो खुद के अक्रॉस रोटेट हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या? इस No. पार्टिकल्स का No. कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या? अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा रख के ऐसे ऐसे रोटेट करूं, अब मैं अगर ऐसे ऐसे रोटेट करूंगी तो ये एक्स और जेड के अक्रॉस इसका मूवमेंट दिख रहा है, पर इसका कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है क्या? No. और ये किसी एक्सिस के अक्रॉस रोटेट हो रहा है क्या?
चलो No. मैम मैंने एक्सिस ले भी लिया कि लेट्स टेक दिस एक्सिस एज इसके मिडल से एक्सिस जा रही है, पर ये छोटे इतना छोटा एटम मॉलिक्यूल से इसका मोशन मुझे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। बात खत्म हो गई. सो यू डू नॉट हैव एक्स-जेड प्लेन, you have rotation across xy and yz plane. समझ में आ रहा है Yes. what I said? Yes. बच्चों? यस समझा। यस मैम। कोई भी ऐसा है जिसको यहाँ पर डाउट है कि नहीं मैम नहीं समझ रहा है आप क्या बोल रहे हो, तो प्लीज Ma'am. रोको बोलो. अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का नेमिंग चेंज किया तो वो प्लेन का भी नेमिंग चेंज हो जाएगा ना? एग्जैक्टली हो जाएगा. मतलब फिर Yes. भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 ही मिलने वाला है. यस इसके अक्रॉस आप उसको फुलाने वाले हो, उसका वो वाला तो मिलने ही वाला नहीं. आप कुछ भी कर लो, फाइंड आउट कर लो. मैं खुद बोल रही हूँ, सी डिस्कवरी को टाइम नहीं लगता. कभी कभी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते डिस्कवरी कर देते हैं, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट पार्ट. आवर टीचर्स नेवर सेज कि कोई चीज बेसिकली आ रही है तो वो करेक्ट ही होगी. ये बात समझो. फिजिक्स इज नॉट समथिंग कि जो लिख दिया है वो एकदम पक्का ही है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई कैन प्रूव न्यूटन रॉन्ग. There is a possibility I can prove many laws wrong. There is always a possibility. But वो laws इतनी सारी चीजों को correctly explain कर चुके हैं कि उनको wrong proof कर पाना थोड़ा tough होता है. But it is not possible. ये word बहुत गलत होगा. समझ में आ रहा है what I'm saying? So you can think about it. You can always think एक्स जेड about. वाला कैसा रिजल्व होगा? तो क्या हो गया? एक्स जेड वाला आपने बोला कि रिजल्व होगा ना दो कंपोनेंट में, मतलब तो वो नहीं कैसे XZ रिजल्व वाला होगा? नहीं, मैंने कहा एक एंगल की बात कर रही थी मैं. Like if I take this angle, तो मैं अगर एक एंगल पे बात कर रही हूँ तो इस रोटेशन के अक्रॉस और इस रोटेशन के अक्रॉस के कंपोनेंट से मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. दिस इज व्हाट आई सेड. यस मैम समझा। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक क्लियर है. ये दोनों समझ में आ रहा है, ये दोनों कैसे हो रहा है? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. एक्सेप्ट कर सकते हो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. Yes. यस मैम। Yes. एक्सेप्ट कर सकते हो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. यस इसका Yes. थर्ड वाला Yes. मैंने आपको बता दिया नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है इंडिपेंडेंटली. फिर भी अगर आपको सोचना है आप सोचो, स्ट्रेन डालो दिमाग पे. अगर कुछ लगता है तो मेरे पास आके शेयर करो, मैं आपको बताऊंगी वो रीजन क्यों नहीं है उसके होने का. दिस इज व्हाट आई कैन डू द मोस्ट. इसके बाद मैंने आपको जो कंडीशंस आपने बताया मैंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया. सी व्हाट आई एम सेइंग, योर क्वेश्चंस आर नेवर, इट्स नॉट लाइक ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है. कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता. अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग है उसके पीछे भी रीजन है, अगर वो क्वेश्चन राइट है उसके पीछे भी रीजन है. सो एवरी क्वेश्चन इज वैलिड. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. सो इवन इफ यू थिंक ऑफ सम डायरेक्शन कि नहीं मैम इस डायरेक्शन में लेते तो क्या पता हमको एग्जैक्ट डायरेक्शन दिख जाए, तो यू कैन कम टू मी. मेरा काम है उसको रॉन्ग या राइट प्रूफ करना. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा? पहले Yes. सोचोगे उसके बारे में. तो फिलहाल एक्सेप्ट कर लो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है. हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर टोटल? 5. हाय 5. Now let's move ahead to understand the kinetic energy in this respective degree of freedom. सबको क्लियर है बच्चों यहाँ तक जो भी पढ़ाया मैंने? कोई प्रॉब्लम नहीं है? No. बोलो बच्चों. नो मैम। ठीक है, अब बताओ जरा काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या क्या हाफ आएगा? mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हाफ mv y स्क्वायर प्लस mv y z स्क्वायर स्क्वायर. प्लस हाफ mv z स्क्वायर. ये क्लियर है सबको? यस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन. सी बच्चों, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसा लिखते हो, वैसे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में इनर्शिया और एंगुलर स्पीड के हेल्प से लिखी जाती है. सो दैट इज गिवन बाय, ये आप प्रूफ करोगे फर्स्ट चैप्टर में, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर. इस तरीके से प्रूफ लिखा जाता है. वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जिस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन में मास काम करता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर आपको याद हो, जो बच्चे 11th में नहीं थे उनको बता रही हूँ मैं अब. बच्चों देखो, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहला था कि ये बोला था कि ये दोनों अलग अलग सिस्टम है. यहाँ पर जैसे फोर्स काम करता है, यहाँ पर टॉर्क काम करता है. टॉर्क काम करता है. वैसे ही यहाँ पर जैसे मास काम करता है, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है. यहाँ पर जैसे स्पीड काम करता है, यहाँ पर एंगुलर स्पीड Angular काम speed. करता है. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, जैसे काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, हाफ mv x स्क्वायर, वैसे ही रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ i
ओमेगा एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पर मास काम करेगा, यहाँ पे आई काम करेगा। मैम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगी। बस इतना समझ जाओ, जो काम यहाँ पे मास करता है वैसा ही कुछ काम इनर्शिया करता है, बट दोनों अलग अलग चीजें कनेक्टेड है, बट अलग अलग चीजें हैं। इसके मास के हेल्प से ही आप इनर्शिया कैलकुलेट करते हो। ये भी बात, ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो आई है, ये आप इसी के हेल्प से कैलकुलेट करते हो, एम के हेल्प से। बट कैसे करते हो, क्या होता है, ये सारी चीजों के डीप में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर में आपको ऑलरेडी सिखाना है। सो ये समझा आपको, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर। आई इज रिलेटेड टू मास, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पर मास है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कुछ समझा, कुछ समझा सबको? यस मैम। बच्चों, यस मैम। तो अभी तक का जितना भी काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा है, उसको जरा एक साथ लिखते हैं, पांचों डिग्री ऑफ फ्रीडम का। क्या आएगा बच्चों, सब लोग बोलो। व्हाट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल? हाफ हाफ mv mv स्क्वायर mv plus square mv half mv y half square mv y half square mv z square plus प्लस half i half I omega x square omega plus square half i omega half y square। डोंट टेक omega एक्स, y डोंट टेक square। एक्स, टेक वाई। एक्स के क्रॉस हमने देखा था ना कि कुछ नहीं है, हम वाई और जेड के क्रॉस देख रहे हैं। हाफ वाई ओमेगा जेड स्क्वायर, half half i z z, omega half y square। z square। ठीक है, क्योंकि एक्स के क्रॉस वाला पार्ट तो हम, एक्स के क्रॉस वाला पार्ट हमने ये देखा था ना कि ये तो मूव होता हुआ दिखेगा ही नहीं। yes तो हम लोग वाई और जो भी वो प्लेन में हम देख रहे थे, हम वाई और जेड के क्रॉस देख पा रहे हैं, राइट? Yes. yes ये Yes। सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये वाई और जेड क्यों लिया, ये समझा सबको? yes अगर आपको वो Yes। एक्सिस Yes, याद ma'am। हो तो इस क्रॉस के एक्सिस का रोटेशन तो हमको दिख ही नहीं रहा था। हमको कौन से क्रॉस का एक्सिस का रोटेशन दिख रहा था? y एक तो and ये z वाई के क्रॉस का और दूसरा जेड के क्रॉस का, z z के yes सो ये पूरा सबको क्लियर है? यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? No. no मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ हर कंपोनेंट यहाँ पर हाफ केबीटी को कंट्रीब्यूट करेगा। ये हाफ केबीटी देगा, ये भी हाफ केबीटी देगा, ये भी हाफ केबीटी देगा, ये भी हाफ केबीटी देगा और ये भी हाफ केबीटी देगा। मतलब सारे कंपोनेंट्स विल कंट्रीब्यूट टू हाफ केबीटी। टोटल कितने हाफ केबीटी आ जाएंगे? 5 half kbt 5/2 kbt। मतलब 5/2। 5/2 kbt। by 2 के Now let's move ahead with a more discussion. मैम एनर्जी पर मॉलिक्यूल चेंज हुआ? Yes, कैसे? हाफ केबीटी तो है हर जगह। नो In मैम, all the पर directions, मीन all the पूरा molecules. चेंज हुआ ना। मुझे दो By मॉलिक्यूल 2 kbt था. हाँ, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है ना, ऑफ कोर्स। सो हम उनके Yes, सारे मोशंस yes. को लेकर बढ़ रहे हैं आगे। We are Yes, taking ma'am. all the motions together. अब हम लोग अब तुम लोग नेट की तरफ जा रहे हो। अब तुम लोग सिंगल कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके अब आप नेट की सीधा सोचा जाए तो अरे ऐसा होना चाहिए कि 6 आना चाहिए, पर मैंने आपको बता दिया कि क्यों 5 आ रहा है, क्यों 1 पॉसिबल नहीं है फिलहाल। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, यस इसका मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगी, बट थोड़ा सा आगे दूंगी कि कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतना सोचने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचने आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज जो शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगी उससे तो आप डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे। उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा मोशन पॉसिबल है, कौन सा मोशन नहीं पॉसिबल है। अभी आप बच्चे हो तो आप लोगों को सोचने में थोड़ा टफ लग रहा है। फॉर पीपल लाइक अस, हमारे लिए तो हम मॉलिक्यूल को देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ओके इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, क्योंकि हम उसके बारे में उतना सोच चुके हैं। ठीक है, जरा इन मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखते हैं। ये एक्चुअली ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ना, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था, दैट वाज आइंस्टाइन। बट उसका इतना रिमार्केबल थ्योरी यहाँ पर नहीं है, इसलिए नाम नहीं दिया है उनका। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है ना बच्चों, दे आर नॉट रिजिड रोटेटर्स। रिजिड रोटेटर्स का मतलब क्या होता है कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है ना, वो रॉड जैसी नहीं है। ये आगे पीछे भी वाइब्रेट हो सकते हैं, दे कैन वाइब्रेट लाइक दिस। तो ये एक और मोशन है उनका। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? कुछ समझ रहा है? दिस मैम एक और मॉलिक्यूल बार रिपीट करो ना. कैन वाइब्रेट, बट जब तक आप पढ़ोगे जो आपका स्टैंडर्ड में, यहाँ पर हम स्टार्टिंग में कंसिडर करते हैं कि दे आर रिजिड रोटेटर्स। ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि इनके बीच का जो बॉन्डिंग है, इनके बीच का जो ये बॉन्डिंग है, ये रॉड जैसा है।
मतलब मॉलिक्यूल आगे पीछे मूव नहीं कर सकते, ऐसा स्टार्टिंग में हमने अभी तक एज्यूम किया था। मैंने आपको नहीं बताया था, बट अभी तक हमने ऐसा एज्यूम किया था, क्योंकि ये मोशन के बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया कि दे कैन वाइब्रेट टू एंड फ्रो भी मोशन हो सकता है इनका। समझ रहे हो बच्चों? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? yes, सो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जो वाइब्रेशन की वजह से भी होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। कुछ समझ में आया? हमने Yes. ट्रांसलेशनल पढ़ा, हमने रोटेशनल पढ़ा। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये रिजिड रोटेटर नहीं है, रिजिड रोटेटर का मतलब होता है कि ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। और सच में बोलूं बच्चों, इस दुनिया में कोई भी चीज रॉड जैसे स्ट्रक्चर की नहीं बनी हुई है। इवन इफ यू आर लुकिंग एट दिस पेन, इसके भी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना अंदर, वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहे हैं। दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग। वो शांति से एक पॉइंट पर नहीं ये बैठे रियल हुए। मॉलिक्यूल, यस बोलो। यस समझा। So even the Means ये paper real you are molecule, observing. बोलो बोलो शुभम बोलो। मींस ये रियल मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं ना? हाँ, रियल मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहा है, इमेजिनरी जैसा अभी फिलहाल कुछ नहीं है। गैस जो हम कंसिडर कर रहे हैं, हम वो Yes. आइडियल गैस कंसिडर करके बात कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी मैं थोड़ा सा आइडियल गैस से ऊपर आ रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ी हूँ मैं, ठीक है। चलो, सो ये व्हेन आई एम सेइंग कि ये O2 के दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्डेड है, तो ये जो बॉन्ड है, स्टार्टिंग में हम ये बॉन्ड को रिजिड कंसिडर कर रहे थे कि ये बॉन्ड फिक्स्ड है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं और दूर जाते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। सो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इसकी वजह से भी आता है। कुछ समझे बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैम यस यस फिर से रिपीट करती हूँ। yes, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग, ठीक है, ये बॉन्डिंग फिक्स्ड बॉन्डिंग नहीं है। इट्स नॉट अ फिक्स, इट्स लाइक अ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की तरह होती है। अभी जब मैंने आपको 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था, वहां पर मैंने ये एज्यूम किया था कि मेरे बीच के मॉलिक्यूल्स रिजिड रोटेटर हैं, मतलब बीच में रॉड जैसा बॉन्ड है। बट अगर आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करने जाते हो तो वो रॉड जैसा बॉन्ड नहीं होता, वो स्प्रिंग जैसा बॉन्ड होता है। मतलब मॉलिक्यूल ऐसे 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 वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं। कुछ समझे Yes. बच्चों? yes, समझा वाला साइड? यस मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इस वाइब्रेशन की वजह से भी होता है। कुछ क्लियर हुआ? yes, yes, Yes. यस मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक मॉलिक्यूल में किन Fixed किन होगा। मोशन की वजह से होगा? Translational, कौन से motion? rotational, vibrational. ट्रांसलेशनल, रोटेशनल And vibrational. वाइब्रेशन और वाइब्रेशनल। कोई ऐसा है जिसको ये तीनों टर्म नहीं, तीनों में से, या लास्ट वाला टर्म नहीं समझा मैम आप क्या बोल रहे हो? इस कोई लास्ट ऐसा है टर्म बच्चों? रिपीट करूं? वाइब्रेशनल यस रिपीट करूं? मैम यस मैम बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना, जब हमने 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा ना, जहां पर मैंने 5 तक समझाया, वहां पर मैंने इसको, दोनों मॉलिक्यूल को मैंने ये एज्यूम किया था कि मैं अभी आपको इसके बॉन्ड के बारे में मैं ऐसा एज्यूम करूंगी कि इट्स लाइक अ रॉड। रॉड है तो जो जहां पर है वो वहीं पर रुका रहेगा, इनके बीच का डिस्टेंस तो कम नहीं होगा। समझ रहे हो बच्चों? बट व्हाट आई एम सेइंग नाउ कि इन रियल लाइफ this bond is not like a rod, it is not like a rigid particle, it is like a spring. So ये जो पार्टिकल है ना, ये 5 के अलावा एक और मोशन करते हैं, वो मोशन होता है वाइब्रेशनल मोशन, आगे पीछे तरफ मूव करना, वाइब्रेट करना। समझ रहे हो बच्चों? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक और मोशन इन्वॉल्व हो जाता है, वो होता है वाइब्रेशनल मोशन। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. समझा? यस मैम नाउ अब थोड़ा सा और डिटेल में जा रही हूँ इस वाइब्रेशनल मोशन के बारे में। ये अकेला वाइब्रेशनल मोशन है ना बच्चों, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिजल्ट करता है। अब ये मैम ये क्या आ गया? सी बच्चों, आई एम गोइंग टू द टफर पार्ट धीरे धीरे। अभी आपने बहुत बच्चों वाली चीजें सीखी, अब मैं थोड़ा टफ की तरफ चल रही हूँ। कि अकेला एक वाइब्रेशन, जैसे कि हम ट्रांसलेशनल देख रहे थे तो 3 डायरेक्शन में था, ठीक है, इट वाज टुवर्ड्स द 3 डायरेक्शन, Yes. तो हमको वो 3 मिल गया। रोटेशन में हमने देखा कि 2 पॉसिबल है, तो direction. हमको वो 2 मिल, है ना। बट वाइब्रेशन में मैम ये तो सिंगल डायरेक्शन में ही आगे पीछे मूव हो रहा है, तो आप इसको, ये फिर 2 कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो उसको समझने की कोशिश करो आप कि ये 2 क्यों, इसमें से 2 क्यों लिया जाता है, व्हाई इट इज टेकन 2।
वन इज आगे इस वन इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज मोशन ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स ईच अदर. सो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके मोशन की वजह से आता है, और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इस वाइब्रेशन में कंट्रीब्यूट करता है वो होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी. मतलब ये फ्री नहीं है ना बच्चों, इट इज बॉन्डेड, तो इसके अंदर देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व. सो ये अकेला जो वाइब्रेशनल मोशन है, ये अकेला जो वाइब्रेशनल मोशन है, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबल होता है. एक तो काइनेटिक एनर्जी जो उसका मोशन हो रहा है, और दूसरा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी. समझे? कुछ दिमाग में फिर से घुसा? रिपीट करो ना एक बार. नहीं समझा. मैम रिपीट प्लीज. अच्छा ठीक है, रुको. ये समझा कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है एक वाइब्रेशन से? ये समझा? मुझे पता है यहाँ पर अटके हो कि ये क्या बोल रहे हो मैम, समझ में नहीं आ रहा है. ये टॉपिक एंड करती हूँ, फिर मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ. ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने कहा इनके बीच की बॉन्डिंग स्प्रिंग जैसी होती है. बॉन्डिंग इज लाइक अ स्प्रिंग. मैम वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे है वो भी बताओ ना एक बार. आई एम कमिंग टू दैट ओनली. अब ये जब वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करना मतलब आगे और पीछे जाना, आगे पीछे मूव होना, ठीक है. अब इसके इस सिंगल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों, ये जो मोशन हो रहा है ना, इसके वाइब्रेशन के सिंगल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस मोशन को ना सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकती बच्चों. किसी भी स्प्रिंग के वाइब्रेशनल मोशन को आप सिर्फ उसके काइनेटिक एनर्जी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 चीजें लेनी पड़ेंगी. एक तो उसके मोशन का काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा उस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी. आप इन दोनों चीजों को लोगे तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, इसकी टोटल एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे पाओगे. कुछ समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? मतलब whatever energy is there in the vibrational motion, it cannot be only explained by the kinetic energy. Its total energy is explained by kinetic as well as potential energy of the whole system. So kinetic energy will contribute to half kBT and potential energy will also contribute to half kBT. So total एक vibrational motion 2 half kBT को contribute करता है. कुछ थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में गया? जो स्टेटमेंट मैंने बोला एटलीस्ट वो दिमाग में तक गया. उसका क्या मीनिंग है मैं थोड़ा आगे समझाऊंगी. यस. ये समझा कि इस वाइब्रेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इस पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोशन को, एक सिंगल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है. एक होता है उसका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हाफ केबीटी को कंट्रीब्यूट करता है और पोटेंशियल एनर्जी हाफ केबीटी को कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से एक वाइब्रेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको 2 हाफ केबीटी के साथ चलना पड़ता है. यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ है? यस मैम. Yes. यस. अब इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, जो तुमको और अच्छे से समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ.